दोस्तों, एक लड़की जो कक्षा 6 की पढ़ाई किया करती है और एक दिन वो स्कूल जाती है तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो अपने मैडम के पास में जाती है और मैडम से कहती है कि मैडम, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैडम उसे दवा दिलवाती हैं, पर दवा दिलवाने के बाद भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसके घर भेज दिया जाता है। वो लड़की अपने घर पर आती है और अपने घर आने के बाद में वो अपने घर का दरवाजा खुलवाती है। काफी देर तक उसके घर का दरवाजा नहीं खुलता और काफी देर के बाद जब उसके घर का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसके घर के अंदर से उसकी माँ, उसके ताऊ का लड़का जो बाहर निकल रहे होते हैं। वो लड़की उस समय कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है और उसके बाद अगले दिन फिर वो स्कूल चली जाती है। मगर जब वो अब फिर स्कूल से आती है तो वो देखती है कि उसके जो ताऊ का लड़का है वो उसकी माँ के साथ में कुछ आपत्तिजनक हालत में होता है। वो ऐसा एक बार नहीं कई बार देखती है। तब एक दिन जो उसके ताऊ का लड़का होता है अपनी बहन से कहता है कि अगर यह बात तुमने भविष्य में किसी को बताई तो फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो लड़की डर जाती है और डर की वजह से वो यह बात किसी को नहीं बताती है। धीरे धीरे ये कहानी इस तरीके से चलती रहती है और फिर एक दिन परेशान होकर के वो लड़की, जब उसे रात में नींद ही नहीं आती है और वो केवल यही बात सोचा करती है, अपने मन में विचार किया करती है और फिर एक दिन चुपके से वो यह बात अपने बड़े भाई को बताती है। और जैसे ही यह बात उसके बड़े भाई को मालूम पड़ती है, उसे पता चलता है, वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम इसको जरूर रोकेंगे। और उसके ताऊ जी के बेटे के बीच में नाजायज संबंध है। वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने माँ के कदमों में ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, अपने माँ को रोकने की कोशिश करता है। पर यह कहानी तो नहीं रुकती है, पर यहीं से भयानक कत्ल की शुरुआत होती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का एक जिला रखता है हरिद्वार, और उसी हरिद्वार के अंतर्गत एक थाना पड़ता है कनखल थाना। दोस्तों, ये घटना है 1 जनवरी 2024 की। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था और उसी समय पुलिस को यह पता लगता है बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर जाती है और मौके में पहुंच करके उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अब उस लाश को शिनाख्त करने की कोशिश करने लगती है। पुलिस जब पता करती है तो पुलिस को पता लगता है कि इसी कनखल थाने में ही आज ही सुबह 10 बजे के करीब एक महिला जो विधवा थी, उसने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस उस महिला को थाने में बुलाती है और थाने में बुला करके उस महिला से कहती है कि हमें एक लाश मिली है, उस लाश को देख करके क्या आप शिनाख्त कर सकती हो, क्या आप बता सकती हो कि कहीं ये आपके बेटे की लाश तो नहीं है। उस महिला को जैसे ही इस बारे में सूचना मिलती है, वो महिला रोकते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है और वहां पहुंच करके उस लाश को देख करके वो बिलखते हुए कहती है कि हाँ, ये तो मेरा ही बेटा है, ये लाश तो मेरे ही बेटे की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार उस बेटे को मारा तो किसने मारा है। यह सवाल उस माँ के लिए भी था और यह सवाल उस पुलिस के लिए भी था और यही सवाल उसकी छोटी बहन के लिए भी था कि आखिरकार उसके भाई की हत्या किसने की है। अब थोड़ी ही देर में यह खबर आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाती है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस खबर के बारे में पता चलता है, हर लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार इस 17 साल के लड़के की दुश्मनी किसके साथ हो सकती है, कौन इसका इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है जो इस तरीके से उस 17 साल के लड़के की हत्या कर दे। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से यह पता चल जाता है कि उस लड़के के सर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार वार किया गया है और उसके बाद में उसका गला दबाया गया है और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस उस लड़के की मां, जिसका नाम होता है संयोगिता से पूछताछ करती है कि तुम्हारा बेटा घर से कब निकला था, क्यों निकला था, किस काम के लिए निकला था और किसके साथ निकला था। तब जो उसकी माँ होती है संयोगिता, वो पुलिस को बताती है
कि बेटा कल शाम को हम जेठ जी के लड़के अमित कटियार के साथ कल शाम करीब 7 बजे के आसपास बाजार गया था, अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था। अमित कटियार को भी बुलाती है। अमित कटियार जो उस समय मौके पर ही होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार आपने उस लड़के को लेकर के आप कहां कहां गए। तब वो लड़का पुलिस के साथ में जाता है, उस दुकान पे जाता है जहां से उसने कपड़े खरीदे थे, जहां से उसने जूते खरीदे थे। हर जगह पुलिस को ले जाता है और हर जगह दिखाता है कि साहब हम अपने भाई को लेकर के यहाँ पर आए थे। पुलिस इस चीज को समझ ही नहीं पाती है कि आखिरकार उस लड़के की हत्या की तो किसने की। पर पुलिस का सस्पेक्ट जो होता है, पुलिस के मन में जो विचार होता है, वो सबसे पहला अमित कटियार के ऊपर ही होता है। पुलिस अमित कटियार को दोबारा थाने पर बुलाती है और थाने में बुला करके जब अमित कटियार से दोबारा पूछताछ करती है तो अमित कटियार पहले तो पुलिस को वही बात बताता है, पर पुलिस इस बार सख्ती से अमित कटियार से पूछताछ करती है। और जैसे ही सख्ती से जब पुलिस पेश आती है तो अमित कटियार पूरी बात पुलिस को बता देता है। और जब यह कहानी पुलिस को पता लगती है और सारे लोगों को पता लगती है तो सारे लोग ये सुन करके हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार क्या एक भाई अपने भाई की इस तरीके से हत्या कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अमित कटियार पुलिस को बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा का देहांत हो गया था। उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं। अब उनके चाचा की जगह उसकी चाची की नौकरी लग जाती है। इसी बीच जो अमित कटियार उसकी चाची के मोहल्ले में ही रहा करता है, वो कहीं कहीं अपनी चाची के घर भी आ जाया करता है। मजाक मजाक में उन दोनों के रिश्ते करीब हो जाते हैं और वो कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इस बात का पता ही नहीं लगता है। और फिर वो इतना करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। तभी एक दिन जो नियोक्ता की छोटी बेटी होती है, वो जब स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है तो वो स्कूल से बीच में ही आ जाती है। और जब बीच में आ जाती है तो वो देखती है कि उसकी जो माँ है और उसके जो ताऊ जी का लड़का अमित कटियार है, वो दोनों एक साथ घर के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। उस समय तो वो बेटी कुछ नहीं बोलती है, पर अगले दिन जब वो फिर अपने भाई को और अपनी ही माँ को आपत्तिजनक हालत में देखती है तो वो ये कहती है कि ये बात वो अपने भाई को बताएगी। और जैसे ही ये बात अमित कटियार सुनता है तो वो अपनी बहन को धमकी देता है और वो कहता है कि अगर भविष्य में तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो लड़की डर जाती है, पर डर की वजह से उसे नींद ही नहीं आती है। वो अपने आप में गुमसुम हो जाती है। रात दिन बस उसके मन में यही विचार चला करता है, यही सोचा करती है। और तभी जब वो सोच सोच कर परेशान हो जाती है, एक दिन यह बात वो अपने भाई से बताती है। और यह बात जब उसके भाई को पता लगता है कि आखिरकार उसके माँ और उसके भाई के बीच में अनैतिक संबंध है, अवैध संबंध है, तब वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी माँ के इन कदमों को रोकेगा। और ऐसे ही ये बात नियोक्ता को पता लगती है। नियोक्ता ये बात अमित कटियार से बताती है। अमित कटियार परेशान होने लगता है, पर नियोक्ता कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा एक मिसरपुर में प्लाट पड़ा हुआ है और उस प्लाट पर हम लोग मकान बनवाएंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। वो मकान को बनवाने की जिम्मेदारी पूरी अमित कटियार को दे देती है। अमित कटियार की देख रेख में वो मकान बनवाया जाता है और उसके बाद में नियोक्ता और अमित कटियार दोनों उस मकान में जा करके मिलते हैं। इस बात की भनक न तो किसी को लगती है और न ही किसी को कोई आपत्ति होती है। और यह सिलसिला इसी तरीके से करीब 6 सालों से चल रहा होता है। पर एक दिन जब ये दोनों अपने मन में 31 दिसंबर 2024 की शाम ये फैसला करते हैं कि ये ऋषिकेश में जा करके नए साल का जश्न मनाएंगे और यह बात नियोक्ता के बेटे को पता लग जाती है, तभी वो अपने मन में विचार करता है कि वो माँ को ये गलत काम करने से रोकेगा। और वो अपनी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ से ये कहता है कि माँ, आखिरकार बहुत बदनामी हो चुकी है और आप जो कर रही हैं ये पूरी तरह से गलत है। हम आपको किसी भी हालत में ये काम करने नहीं देंगे। अब नियोक्ता अमित कटियार को फोन करती है और फोन करके पूरी बात अमित कटियार को बताती है कि उसका बेटा जो है वो उसे इस काम को करने से रोक रहा है और इसलिए अब वो वहां पर नहीं आ सकती है। अमित कटियार को यह बात जैसे ही पता लगती है उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अमित कटियार वहां पर होटल बुक करा चुका था, रूम बुक करा चुका था। उसे ऐसा लगता है कि आज उसकी वजह से
उसका सारा काम बिगड़ रहा है। तभी वो 31 दिसंबर की शाम 7 बजे के करीब वो नियोक्ता के पास में जाता है, नियोक्ता के घर जाता है और वो नियोक्ता से कहता है कि वो अपने भाई को लेकर के बाजार जा रहा है, उसके लिए कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि कल नया साल है, उसे कपड़े दिलवाएगा, उसे जूता दिलवाएगा। और ये कह करके वो उस लड़के को अपने साथ में ले जाता है और ले जाने के बाद में वो उसे पूरी खरीदारी करवाता है और खरीदारी करवाने के बाद वो हरिद्वार के उस गंगा बैराज पर जाता है और वहां पर जाने के बाद में उसके कुछ और दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के साथ में वो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में वो उस लड़के के सर पर जोरदार वार करते हैं, जिससे वो मौके पर ही गिर जाता है और उसके बाद में उसकी गर्दन को दबाते हैं और दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर उसके सर पर, उसके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से, पत्थर जैसी चीज से उसके चेहरे पर कई वार किए जाते हैं, उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उसके शरीर को, उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया जाता है, जिससे कि एक हादसा लगे और फिर वो चारों दोस्त वहां से वापस अपने घर चले आते हैं। पर उसकी जो माँ होती है, जब अमित कटियार से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो वहां से पहले ही घर आ चुका है। उसकी माँ परेशान होती है, रात भर अपने बेटे का इंतजार करती है, पर रात भर उस बेटा जब अपने घर पर नहीं आता है, सुबह नियोक्ता पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जा करके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस को जैसे ही ये सच्चाई मालूम पड़ती है, ये कहानी जैसे ही लोगों को मालूम पड़ती है, ये हकीकत सुन करके लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार क्या एक भाई एक अपने ही भाई का इस तरीके से कत्ल कर सकता है, क्या एक चाची अपने ही रिश्ते में लगने वाले बेटे के साथ इस तरीके से अवैध संबंधों में रह सकती है। पुलिस अमित कटियार को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस का यह पूरा प्रयास होता है, पुलिस की यह पूरी कोशिश होती है कि अगर इस केस में और कोई भी संदिग्ध है या शामिल है तो उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। दोस्तों, इस घटना से हम लोगों को एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए। इस तरीके के रिश्ते न तो इनकी समाज अहमियत देता है और न ही इनको कानून इजाजत देता है। इस तरीके के रिश्ते बहुत दिनों तक चलते ही नहीं है और इनका जो अंत होता है वो बड़ा ही दुखद होता है और बड़ा ही असहनीय होता है। इसलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। जहां पर भी रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।